अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज हम जून 2021 का जो पेपर 22 है उससे क्वेश्चन 3 करेंगे, जो सोल ट्रेडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब क्वेश्चन 2 या 3 तो 15 मार्क्स का होता है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आ कैसे सकता है। तो एक्चुअली मैं इस पे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं करने। इस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हुए हुए, लेकिन उस पे सर्टेन एरर्स हुए हुए और उन एरर्स की हमें करेक्शन करनी है। तो देखिए, आफ्टर सफिशिएंट प्रैक्टिस जो स्ट्रेट अवे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ले वो तो स्टूडेंट्स बना लेते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन रिवर्स में है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है लेकिन उसमें एरर्स हुए हुए और उनकी करेक्शन करनी है, तो उसमें टाइम्स स्टूडेंट्स को थोड़ी डिफिकल्टी होती है। और ये जून 21 में जो क्वेश्चन आया था इसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, और इसमें ओवरऑल स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस जो है वो बिलो सेटिस्फैक्ट्री थी। और लेकिन ये अच्छा कि रिकॉर्डिंग के लिए ये, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। जेसन प्रिपेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन विच कंटेन एरर्स। तो इससे पहले कि आप बाकी एरर्स को पढ़े, पहले आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को देख ले। हो सकता है कुछ एरर्स उसमें हुए हो, उसका आपको आइडिया हो जाएगा। कॉस्ट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स। अब देखिए इसने अदर पेबल्स जो है वो यहाँ है। तो तो ये जो गलत आइटम्स हैं इनको मैं ब्लू से हाईलाइट करूंगा। ये अदर पेबल्स लिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये करंट लायबिलिटीज में आने चाहिए थे। ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट फॉर दियर ड्राइंग्स, इसमें अपेरेंटली कोई मसला नहीं है। अब देखिए इसमें हमारा ईयर एंड हो रहा है दिसंबर 2020 में, और बैंक लोन हमें रीपे करना है मार्च 2021 में। तो इजंट इट कि ये करंट लायबिलिटी होना चाहिए। अच्छा, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस होता है, उसने करंट लायबिलिटी में लिया हुआ है। अदर रिसीवेबल्स भी करंट एसेट्स में आना चाहिए था, वो उसने करंट लायबिलिटी में लिया हुआ है। तो कुछ एरर्स का तो चले हमें आइडिया हो गया। In addition to some errors being recorded in incorrect sections of the statement of financial position, the following errors have also been discovered. Closing inventory had been overvalued by 510. तो क्लोजिंग इन्वेंट्री तो ऑब्वियसली ऑब्वियस है कि इसकी इस पे से माइनस कर देंगे इसको। लेकिन अगर हमने इन्वेंट्री की वैल्यू गलत ली थी तो उसका प्रॉफिट पे भी कुछ इफेक्ट होगा, तो हमें उसकी भी करेक्शन करनी पड़ेगी। द बैलेंस ऑफ द रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 220 had been included in other payables in statement of financial position. तो ये इजी एडजस्टमेंट है, अदर पेबल से माइनस कर देंगे, अदर रिसीबल्स में इसको ऐड कर देंगे। क्योंकि अगर रेंट रिसीबल प्रीपेड है, सॉरी रेंट रिसीबल ये एक्रूड इनकम है, माय बैड, ये एक डेबिट बैलेंस इनकम का है, तो उसका मतलब ये एक्रूड इनकम है। तो ये हमारा एसेट होता है, इसको हम अदर रिसीबल्स में ऐड करवा देंगे। या अलग से भी आपको एक्रूड इनकम शो, एक्रूड रेंट शो कर दे, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये करंट एसेट्स में आना चाहिए। Depreciation at 20% per annum had been charged using the straight line method instead of the reducing balance method at 20% per annum. The balance of the drawings account had been understated by 580, तो ड्राइंग्स में 580 ऐड हो जाएगा। अब देखिए इसमें पहली रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट द रिवाइज प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। अब उसने इनफैक्ट थोड़ा आप लोग के लिए कन्वीनियंट कर दिया कि उसने ये खुद रिक्वायरमेंट रखी है कि आपको करेक्टेड प्रॉफिट निकालना है। वरना ऐसे क्वेश्चन भी हैं जिसमें कहता नहीं कि आप करेक्टेड प्रॉफिट निकालें, लेकिन देखिए यहाँ जो सर्टेन एरर्स है उसका डेफिनेटली प्रॉफिट पे भी इफेक्ट है। तो हमें वैसे ही फिर रफ वर्किंग करके करेक्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ता। वो चले अच्छा आपसे स्पेसिफिकली एक पार्ट में कैलकुलेट करवा रहे हैं। तो पहले हम सब उन एरर्स पे फोकस करेंगे जो प्रॉफिट के लिए रेलेवेंट है। तो ये प्रॉफिट के लिए रेलेवेंट है 1, और फिर उसके बाद पॉइंट 3 है। और 3 में सब एरर 3 में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी स्टूडेंट्स को, और वो सबसे डिफिकल्ट एडजस्टमेंट भी है इस क्वेश्चन में। तो अगर देखें इस पे नॉन करंट एसेट पे कोई एडिशन या डिस्पोजल नहीं हो रही, इसने कुछ नहीं बताया, तो अगर उसने स्ट्रेट लाइन से चार्ज कर दिए तो उसका मतलब उसने 65,000 पे 20% अप्लाई कर दिया होगा। तो इसका एक रीज़न है, इसलिए मैं ये आप लोग के लिए इजी करूँ तो इसलिए मैं रॉन्ग डेप्रिसिएशन पहले निकालूंगा। तो वो हो जाएगा 65,000 इंटू 20%। तो ये है 13,000। और अब देखें ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ईयर एंड का, इसका मतलब हमने जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है उसमें हमने ये रॉन्ग डेप्रिसिएशन ऐड की होगी, उसके बाद ही 31,000 आया होगा।
तो ये कुछ इस तरह होगा। देखिए हमने एक ओपनिंग बैलेंस पे अ, इसको हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं, एक्स पे हमने ये 13,000 ऐड किया होगा, तो फिर ये इसका 31,000 बैलेंस सीडी आ गया होगा। अब देखिए उसने इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज तो गलत ऐड किया, लेकिन जो ओपनिंग बैलेंस है वो तो उसने सही लिया होगा, क्योंकि वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है। तो अगर मुझे एक्स निकालना है तो ये हो जाएगा 31,000 माइनस 13,000। तो पे फॉर डेप ब्रॉट फॉरवर्ड हो जाएगी 31 माइनस 18,000। अब क्योंकि इस पे रिड्यूसिंग बैलेंस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होना था, और जो ईयर बिगिनिंग में नेट बुक वैल्यू होती है ना, उस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस से। जो ईयर एंड का नेट बुक वैल्यू होता है वो तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वाली वैल्यू होती है। तो अब ओपनिंग नेट बुक वैल्यू करेक्ट निकालनी है, तो ये हो जाएगा 65 माइनस 18। तो ये हो गया 47,000। अब अगर मुझे सही डेप्रिसिएशन निकालनी है तो मुझे 47,000 को 20% से करवाना था, तो मेरी ये करेक्ट डेप्रिसिएशन चार्ज आ जाएगी। तो ये है 9400। क्योंकि देखिए रिड्यूसिंग बैलेंस में हर साल नेटबुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, और नेटबुक वैल्यू हर साल डिक्रीज होती रहती है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज भी डिक्रीज होता रहता है। तो अगर मैं रिड्यूसिंग बैलेंस से सही डेप्रिसिएशन निकालता तो वो 9400 थी, और जो मैंने गलत डेप्रिसिएशन चार्ज की है वो 13,000 है। तो उसका ना एक्सपेंस ओवर स्टेट हुआ है। तो अब जब मैं डेप्रिसिएशन को डिक्रीज करूंगा, एक्सपेंस को, तो उससे प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो ये भी मैं आपको वहाँ करके दिखाऊंगा। अब इन्वेंट्री को मैं एक बार थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि इसमें मल्टीपल टाइम्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ब्रीफली मैं रिपीट करूंगा। देखिए वो कह रहे हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स में से माइनस होती है। तो अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड है, तो उसका मतलब ज्यादा क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करते हुए माइनस हो रही है, तो उससे कॉस्ट ऑफ सेल्स डिक्रीज हो जाएगी। और कॉस्ट ऑफ सेल्स डिक्रीज हुई होगी तो प्रॉफिट इसका ओवर स्टेट हुआ होगा। अब जब मैं करेक्शन के लिए क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कम करूंगा, तब क्लोजिंग इन्वेंट्री की कम वैल्यू का लेसर वैल्यू माइनस होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स में से। तब उसकी वजह से इनफैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएगा, और इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा। तो अब जब इट मीन्स कि जब क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हम डिक्रीज करेंगे, तो वो प्रॉफिट को चीज डिक्रीज करेगी। तो मैंने प्रॉफिट से रिलेटेड वर्किंग्स कर ली है। नाउ वी कैन मेक करेक्शंस टू द प्रॉफिट। तो ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री का एरर है जितने से ओवर वैल्यू किया, वो हम प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। और डेप्रिसिएशन ओवर स्टेट हुआ है, और हम सीधा डिफरेंस निकालेंगे। रॉन्ग डेप्रिसिएशन 13,000 थी, जबकि हमें चार्ज 9400 करनी चाहिए थी। तो ये है 3600, और एक्सपेंस डिक्रीज होने से प्रॉफिट बढ़ेगा। तो 11270 माइनस 510 प्लस 3600। तो मेरा जो करेक्टेड प्रॉफिट है वो 14360 है। तो आई होप सो आप लोग को क्लियर है। अब इसके बाद जो इसका लास्ट पार्ट है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। इसका पार्ट सी मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये सस्पेंस की थ्योरी, सस्पेंस के क्वेश्चन में डील करनी चाहिए। अगर डिस्कस एडवाइस वाला क्वेश्चन होता या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होता तो मैं अटेम्प्ट कर लेता। तो ये आपकी 7 मार्क्स की है। तो सबसे पहले जो इजी चीज़ है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री की हम करेक्टेड वैल्यू निकाल लेंगे। तो उसमें इन्वेंट्री दी हुई है 17390। इस पे से हम 510 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये है 16880।
अब ऑब्वियसली जो भी बैलेंस 31,000 का पीएफडी का बैलेंस सीडी था वो गलत था, तो हम करेक्ट निकालेंगे। तो ओपनिंग 18,000 है, और उस पर अब जो करेक्ट डेप्रिसिएशन है वो हम ऐड करेंगे, तो उसका करेक्टेड बैलेंस सीडी आ जाएगा 18,000 प्लस 9,400। तो ये है 27,400। और अदर रिसीवल्स इंक्रीज होगा, तो अदर रिसीवल्स है हमारा 490। उस पे जो रेंट एक्रूड रेंट है वो हम ऐड कर देंगे, 490 प्लस 220, तो ये हो गया 710। अदर पेबल्स को हमें डिक्रीज करना है, तो वो हो जाएगा 700 माइनस 220। ड्राइंग्स की भी हम करेक्शन कर देंगे, 18450 प्लस 580, तो ये हो गया 19030। अभी नेटबुक वैल्यू करेक्टेड मैंने इसलिए नहीं निकाली, वो मैं आपको यहाँ एसएफपी पे करके दिखाऊंगा। तो कॉस्ट तो वही 65,000 रहेगी, और जो डेप्रिसिएशन का बैलेंस सीडी है वो 27,400 है, तो ये हो गया 37,600। अब हम करंट एसेट्स करेंगे। तो अब क्लोजिंग इन्वेंटरी की करेक्टिव वैल्यू 16880 है। हम इस पे ट्रेड रिसीवेबल भी लेंगे, और ट्रेड रिसीवेबल्स देखिए हमें दिए हुए 14,800। उसमें से मैं ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करूंगा 480, तो फिर नेट वैल्यू लेनी है, तो हो जाएगा 14320। फिर अदर रिसीवेबल्स यहाँ आना चाहिए था, 710। और बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो पे करंट लाइबिलिटी में आएगा, यहाँ नहीं आएगा। 16880 प्लस 14320 प्लस 710, 31910। 31910 पे मैं 37,600 ऐड कर दूंगा, तो मेरा टोटल एसेट्स आ जाएगा। अब उसके बाद मैं इक्विटी और लाइबिलिटी सेक्शन करूंगा। तो उस पर सबसे पहले ट्रेड पेबल्स आ जाएगा, जिसमें कोई चेंज नहीं है, 11360। फिर मैं अदर पेबल्स ले लूंगा, उसमें चेंज आए तो ये हो जाएगा 480। और इसके बाद जो लोन है वो मार्च में रिपे करना है, तो वो करंट लाइबिलिटी होगा, क्योंकि हमें विद इन 3 मंथ्स पे करना है। तो ये 4900 का बैंक लोन है, और फिर बैंक ओवरड्राफ्ट भी यहीं आना चाहिए, 490 प्लस 480 प्लस 4900 प्लस 490, 17230। अब कोई नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं होगी, अब डायरेक्ट हमारा इक्विटी का सेक्शन बनेगा।
ओपनिंग कैपिटल वही रहेगा 56950। तो प्रॉफिट जो मैंने ऊपर करेक्टेड निकाला था वो लूंगा मैं, 14360। और ड्राइंग्स की भी मैं करेक्टेड फिगर लूंगा। तो अब चले लास्ट में चेक कर लेते कि मेरा टोटल इक्विटी लाइबिलिटी टोटल एसेट्स के इक्वल आना चाहिए। तो ये कैपिटल का टोटल एडजस्ट फाइनल फिगर है 52280, और 17230 करंट लाइबिलिटीज का टोटल है। तो ये कैपिटल प्लस इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज टोटल एसेट्स के इक्वल आना चाहिए, या ये कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज एसेट्स के इक्वल आना चाहिए। तो ये देख लीजिए मैच कर रहा है, इसका मतलब सही अटेम्प्ट किया है। तो आप लोग का ना इस तरह कोई क्वेश्चन आ सकता है, ऑल्दो ऐसा क्वेश्चन रेयर है लेकिन आ सकता है। तो आई होप सो। और ऐसे वैसे जो पुराने पास पेपर्स है उसमें ऐसे और भी क्वेश्चंस है, तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट रिसेंट पे क्वेश्चंस पे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो ये सबसे रिसेंट क्वेश्चन है। तो अभी फिलहाल जून 2024 तक भी, उसके बाद से दोबारा ऐसा करेक्टेड सोल ट्रेडर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन नहीं आया। अल्लाह हाफिज।